नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड, जिसका नाम है व्यक्तित्व के प्राचीन सिद्धांत, इसके अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है व्यक्तित्व का अभिधम्म सिद्धांत। ठीक है, ये पूर्वी सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांत आता है। इससे पहले हमने पूर्वी सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांतों को पढ़ लिया है, जिसमें पहला था उपनिषद में व्यक्तित्व की व्याख्या कैसे की गई है, दूसरा था व्यक्तित्व का योग सिद्धांत क्या है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम जो है आज बात करेंगे व्यक्तित्व का अभिधम्म सिद्धांत क्या है, यानी कि अभिधम्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की व्याख्या किस प्रकार से की गई है, या अभिधम्म सिद्धांत में व्यक्तित्व को किस तरह से परिलक्षित किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि अभिधम्म सिद्धांत व्यक्तित्व का क्या होता है। देखिए, भारतवर्ष में अभिधम्म, ठीक है, ये जो अभिधम्म शब्द है ना, ये पाली भाषा का शब्द है। किसका है? पाली भाषा का। ठीक, और इसका विकास लगभग 15वीं शताब्दी में हुई। जो अभिधम्म है ये पाली भाषा का है और इसका विकास कब हुई? अभिधम्म 15वीं शताब्दी में हुई। इसे संस्कृत भाषा में अभिधर्मा कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के उदय का स्रोत कौन है? गौतम बुद्ध का उपदेश तथा शिक्षा है। ठीक है, ये जो अभिधम्म सिद्धांत बना है, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, जिनको बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, उनके जो उपदेश थे और जो उनकी शिक्षा थी, उसी से क्या है अभिधम्म सिद्धांत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अतः निश्चित रूप से अभिधम्म बौद्ध मत की एक धारणा है। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो अभिधम्म सिद्धांत है वो बौद्ध जो मत है, बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं, उसका एक विचार है या एक धारणा है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चरम सिद्धांत। जिसका अर्थ क्या होता है? चरम सिद्धांत। अभिधम्म का अर्थ क्या होता है? चरम सिद्धांत। चरम सिद्धांत से मतलब है, जैसे कि आप देखेंगे उपनिषद में ये बात की गई थी कि व्यक्ति का जो लास्ट उद्देश्य होता है आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। ठीक उसी प्रकार से ये बौद्ध धर्म में भी यही बताया गया। चरम सिद्धांत मतलब क्या होता है कि उस जो है ज्ञान के पराकाष्ठा पे पहुँचते हुए उस जो वो परमात्मा, यहाँ पे इन्होंने तो नाम नहीं दिया है, जो वो आत्मा है या जो वो अंतः शक्ति है या जो उस पूरे जगत को चला रही है, उसमें क्या है? समाहित हो जाना। ठीक है, अभिधम्म सिद्धांत में संपूर्ण व्यक्ति के आदर्श प्रकार का वर्णन मिलता है। अभिधम्म सिद्धांत में व्यक्ति के को कैसे ये वर्णित करता है? व्यक्तित्व को आदर्श प्रकार, आदर्श मानता है। ठीक है, आदर्श व्यक्तित्व के प्रकार को यहाँ पे ये डिनोट करता है, जिसमें मन के कार्यों के प्रति विशेष उन्मुखता दिखलाई गई है। बौद्ध सिद्धांत के अंतर्गत जो बौद्ध मत था, उसमें जो अभिधम्म सिद्धांत था वो क्या है? मन, क्योंकि मन ही के द्वारा सब खेला होता है, तो मन को क्या है? कंट्रोल करके मन को क्या है ध्यान में लगाना, मन को क्या है जो है कि उस परमात्मा में लगाना, यही क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आधुनिक बौद्ध विद्वान भिक्खु नियाना पोनिका ने सटीक टिप्पणी करते हुए कहा है कि बौद्ध सिद्धांत में मन आरंभ बिंदु होता है। यानी कि बौद्ध सिद्धांत में जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं या जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं, वो जब भी अपना क्या एक तरह का करते हैं कि तप स्टार्ट करते हैं या तपस्या स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? पहले मन को, इंद्रियों को क्या है वो संयम करते हैं, अपने काबू में करते हैं। ठीक है, बौद्ध सिद्धांत में मन आरंभ बिंदु होता है और केंद्रीय बिंदु होता है। यानी कि मन आरंभ बिंदु भी होता है और क्या है सेंट्रल पॉइंट भी होता है, क्योंकि मन को जैसे शुरुआत में क्या होता है, एक भिक्षु मन को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे जब मन पे उसका मास्टरी हो जाता है तो उसी से परमात्मा से वो तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। ठीक है, और एक साधु के स्वतंत्र एवं शुद्ध मन के समान चरम बिंदु होता है। और क्या, जैसे साधु का, जैसे हमारे उपनिषदों में, वेदों पुराण में बताया गया कि पहले के साधु इतने तपस्वी होते थे, अपने इंद्रियों को संयम रखते थे कि क्या उससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा अपार शक्ति थी। वो हवन यज्ञ करते थे, हवन यज्ञ से क्या है
विभिन्न प्रकार की उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की, विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्राप्त किए थे। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म में भी क्या है, मन को कंट्रोल करके, मन का मालिक बन के क्या होता है, उसी के माध्यम से परमात्मा से तादात्म्य स्थापित हो जाता है। ठीक है। अद्वैतम सिद्धांत में व्यक्तित्व का तुल्य शब्द क्या है, अट्टा या आत्मन होता है। अधिगम सिद्धांत में व्यक्तित्व का क्या कहा गया है, अट्टा या आत्मन, जिसको उपनिषद में आत्मन कहा जाता है, सेल्फ। उसी में क्या है, अभिधम सिद्धांत में व्यक्तित्व को क्या कहा गया है, अट्टा शब्द से डिनोट किया गया है। आत्मन अस्थाई नहीं होता, ये कह रहा है कि जो आत्मन होता है या व्यक्तित्व होता है या अट्टा होता है वो परमानेंट नहीं होता है, बल्कि सचमुच में यह अव्यक्तिक प्रक्रियाओं का योग होता है। ठीक है। ये क्या होता है, अव्यक्तिक प्रक्रिया। अब अव्यक्तिक प्रक्रिया क्या है, इन प्रक्रियाओं के सम्मिश्रण से व्यक्तित्व बनता है। ठीक है। जो अव्यक्तिक प्रक्रियाएं व्यक्ति करता है उनके मेल से क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब ये अव्यक्तिक प्रक्रिया क्या है जान लीजिए। सचमुच में आत्मन शरीर अंगों, शरीर के जो अंग है, विचारों, थॉट्स, संवेदनाओं, ठीक है, सेंसेशंस और इच्छाओं, ठीक है, व्यक्ति के जो डिजायर्स हैं और स्मृतियाँ आदि का कुल योग होता है। ठीक है। बौद्ध मत के अंतर्गत जो अभिधम सिद्धांत है ये क्या कर रहा है, पहली बात तो ये कह रहा है कि इसमें व्यक्तित्व को अट्टा कहा गया है और वही उपनिषद में इसको आत्मन कहा गया है। ये कह रहा है कि आत्मन या अट्टा स्थायी नहीं होता है, यह क्या है, अव्यक्तिक प्रक्रियाओं का योग होता है और इन प्रक्रियाओं के परस्पर मेल से क्या होता है, व्यक्तित्व निर्माण होता है। और इसमें क्या क्या आते हैं अव्यक्तिक प्रक्रिया में, शरीर अंगों, विचारों, संवेदनाओं, इच्छाओं, स्मृतियों आदि का कुल योग होता है। बौद्ध मत में व्यक्तित्व के अध्ययन का संबंध घटनाओं के क्रम से होता है। यानी कि बौद्ध मत में क्या होता है, व्यक्तित्व के अध्ययन का संबंध क्या होता है, घटनाओं के क्रम से होता है, न कि अचेतन एवं अहम से होता है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था व्यक्तित्व का योग सिद्धांत और उपनिषद में व्यक्ति, इसमें क्या होता था, उसमें व्यक्तित्व के अध्ययन का संबंध क्या है, अचेतन और अहम से होता था, लेकिन इसमें क्या है, घटनाओं के क्रम से होता है। सबसे मौलिक घटना मानसिक अवस्था तथा संवेदी वस्तु के बीच का संबंध होता है। सबसे मौलिक घटना यानी सबसे मुख्य घटना जो होता है, मानसिक अवस्था, व्यक्ति की मेंटल स्टेज, इसमें कौन सी है, तथा संवेदी वस्तु, जिस वस्तु से व्यक्ति के अंदर संवेदना उत्पन्न होती है, उससे संवेदी वस्तु, उसके बीच का संबंध होता है। जैसे एक सुंदर नारी क्या हो गया, संवेदी वस्तु को देखकर विशेष इच्छा का भाव, यानी कि ये मानसिक अवस्था हो गया, का उत्पन्न होना एक घटना का उदाहरण है। व्यक्ति को मानसिक अवस्थाएं एक क्षण से दूसरे क्षण सतत परिवर्तित होती है। ये सही बात है कि व्यक्ति की जो मानसिक अवस्थाएं होती है, व्यक्ति का जो मन होता है, व्यक्ति का जो दिमाग होता है, एक क्षण किसी और पे रहेगा, दूसरे क्षण किसी और पे रहेगा। ठीक है। और इसका अध्ययन करने के लिए अंतर्निरीक्षण विधि का उपयोग होता है। ठीक है। और इस सब चीज़ के बाद जो व्यक्ति का मन परिवर्तित हो रहा है, व्यक्ति की मानसिक अवस्था परिवर्तित हो रही है, उसका अध्ययन करने के लिए किस विधि का अभिधम सिद्धांत प्रयोग किया गया, अंतर्निरीक्षण विधि का। आगे देखते हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं इन मानसिक अवस्थाओं का एक क्रमबद्ध प्रेक्षण करता है। इसमें जो व्यक्ति होता है स्वयं क्या होता है, अपने मानसिक अवस्थाओं का एक सिस्टमेटिक वे में क्या है, अध्ययन करता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उससे अच्छा उसको कोई नहीं जान सकता। वह स्वयं अपना जितना अच्छा इवेल्युएशन कर लेगा उतना अच्छा कोई भी उसका इवेल्युएशन नहीं कर सकता है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपना इवेल्युएशन करे अच्छे से, अपने जो कमियां हैं उसको सुधारे, तो निश्चित ही उसका व्यक्तित्व क्या है, एक आदर्श व्यक्तित्व बनेगा, जो कि अभिधम सिद्धांत कर रहा है। ठीक है। अभिधम में 5 सामान्य इंद्रिय के अतिरिक्त, यानी कि जो 5 सामान्य इंद्रिय यानी कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, उसके अतिरिक्त एक छठा इंद्रिय, यानी जिसको सेंस भी कहा जाता है, सेंस से होता है, जिसे क्या कहा जाए, छठे इंद्रिय को चिंतन कहा गया है, थॉट्स कहा गया है, मनन कहा गया है। जिस तरह से आवाज़ या दृश्य मानसिक अवस्था का वस्तु हो सकता है, ठीक उसी तरह से चिंतन भी मानसिक अवस्था का एक वस्तु हो सकता है। इसका कहने के तात्पर्य है कि जिस तरह से आवाज़ या क्या है, कोई दृश्य को देखकर हमारी संवेदनाएं जो है प्रभावित होती हैं, वो मानसिक वस्तु होती है, ठीक उसी प्रकार से जो चिंतन होता है वो भी एक मानसिक वस्तु हो सकती है। चिंतन बहुत ज़रूरी है। क्यों चिंतन इसलिए ज़रूरी है
कि चिंतन क्या करता है, विचारों घटनाओं का फिल्टर करता है। ठीक है, कोई जैसे समाज में घटना हो रही है तो उसे जो है एज इट इज आप ना सोचें, बल्कि जब उसके बारे में आप सोचते हैं तो आपको ये पता कर चलता है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो चिंतन सही गलत का रास्ता बताता है, नैतिक अनैतिक का रास्ता दिखलाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम। प्रत्येक मानसिक अवस्था में विशेषताओं का गुच्छ या समुच्चय पाया जाए। यह कह रहा है कि प्रत्येक मानसिक अवस्था में, यानी कि व्यक्ति जिस भी मानसिक अवस्था में रहेगा उसकी कुछ विशेषताएं रहेंगी। ठीक है, उसका कुछ दोष रहेगा, कुछ गुण रहेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति जिस भी मानसिक अवस्था में है उसमें विशेषताओं का समूह पाया जाता है, विशेषताओं का गुच्छ पाया जाता है। कहने के तात्पर्य है कि मान लीजिए इसमें हम क्या है, प्रसन्नचित्त में है, या हमारे इसमें व्यक्तित्व क्या है, आदर्शवादी व्यक्तित्व है, तो उसमें आदर्शवादी व्यक्तित्व की कई विशेषताएं होती है। इसलिए कह रहा है विशेषताओं का गुच्छ या समुच्चय पाया जाता है, जिससे मानसिक कारक क्या कहा जाता है, मेंटल फैक्टर कहा जाता है। मेंटल फैक्टर किसको प्रभावित करता है, मानसिक अवस्था को। मानसिक कारकों की कुंजी कर्म होता है। अभिधम सिद्धांत के अनुसार मानसिक कारकों की कुंजी कौन होता है, कर्म होता है। ठीक है, कर्म ही मानसिक कारकों को निर्धारित करता है। कर्म को पाली भाषा में काम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काम कहा जाता है। अभिधम में काम एक तकनीकी पद है, क्योंकि प्रत्येक काम मानसिक अवस्था से प्रभावित होता है। सही बात है, कर्म जो होता है वो आपको मानसिक अवस्था से क्या है, प्रभावित होता है। यानी मानसिक अवस्था यानी कि जो आपका दिमाग है, ठीक है, मान लीजिए एक स्टोर, इसमें जैसे भी आप जो है चीज़ भरेंगे, अच्छा विचार बुरा विचार, तो ये जो है आपके व्यवहार को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, आपके सोचने समझने की शक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। फिर जैसा आप इसमें डालेंगे वैसा आप व्यवहार करेंगे, वैसा आप बन जाएंगे। मैंने तो कई बार कहा कि जैसा इसमें आप जो है, ये मान लीजिए एक तरह के आपका खेत है, तो इसमें जैसा आप बीज बोएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से क्या है, पेड़ बनेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसमें आप जो अच्छाई का, अच्छे विचार, अच्छा जो ठाट जो है आपका बढ़ रहे हैं, तो अच्छाई का पेड़ उगेगा और अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर बुरे विचार इसमें बढ़ रहे हैं तो बुराई का पेड़ उगेगा और बुरा फल मिलेगा। यही यहाँ पे बात किया जा रहा है। अभिधम सिद्धांत में सभी मानसिक कारकों को दो भागों में बांटा गया है। सभी मानसिक कारक जो मानसिक अवस्था को प्रभावित करते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, कुशल कारक तथा अकुशल कारक। कुशल कारक में उन प्रत्यक्षणात्मक यानी प्रत्यक्षण करने योग्य वस्तु, संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक स्थिति, तथा भावनात्मक यानी कि सुख या दुख का भाव, ठीक है, मानसिक कारकों को रखा गया है जो शुद्ध, प्योर, स्वस्थ एवं हितकर होता है। यानी कि कुशल कारकों में उन मानसिक कारकों को रखा जाता है जिनकी जो थॉट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, स्वस्थ होते हैं और जो व्यक्ति के लिए हितकर होते हैं। ठीक है, और अकुशल कारकों में उन प्रत्यक्षात्मक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक कारकों को रखा जा गया है जो अशुद्ध, जिनमें क्या है, बुरी विचार होते हैं, अस्वस्थकर होता है एवं व्यक्ति के लिए अहितकर होते हैं। कहने के ये तात्पर्य है कि कुशल कारक वो होते हैं जो व्यक्ति के ध्यान में बाधा नहीं डालते हैं, बल्कि व्यक्ति के ध्यान में मदद करते हैं, व्यक्ति के मन को शांत करने में मदद करते हैं। जबकि अकुशल कारक वह होते हैं जो व्यक्ति के मार्ग में व्यवधान डालते हैं, व्यक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। ठीक है, तो कुशल कारक अकुशल कारक आपने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं। 7 तटस्थ कारक अभिधम सिद्धांत के अनुसार बताए गए हैं। ठीक है, जिससे क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो। सबसे पहला है संप्रत्यक्षण, जिसको पाली भाषा में क्या कहा जाता है, फास्सा कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को किसी वस्तु का मात्र ज्ञान होता है। ठीक है, संप्रत्यक्षण इसलिए। और दूसरा है प्रत्यक्षण यानी कि सानना। इसमें इसे पाली भाषा में क्या कहा जाता है, सानना कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को किसी वस्तु का ज्ञान होने के साथ साथ उस व्यक्ति का वो अर्थ अच्छे से समझ लेता है। तीसरा है संकल्प शक्ति केटाना। केटाना संकल्प शक्ति क्या हो गया, केटाना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो विलिंग पावर होता है वो विलिंग पावर के माध्यम से व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए वो अग्रसर होता है। चौथा है भाव यानी कि वेदना। इसमें किसी वस्तु से संबंधित व्यक्ति को भाव, जैसे सुख या दुख का भाव, ठीक है, बुरा अच्छा का भाव, ये होता है। चौथा है एक केंद्रिता, जिसको पाली भाषा में क्या कहा जाता है, एकाग्रता। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की किसी वस्तु पे ध्यान देने की जो एकाग्रता है उसी को एक केंद्रिता कहा जाता है। छठवां है स्वतः ध्यान। स्वतः ध्यान मतलब होता है मन स्वीकारा। इसमें क्या होता है, इसको पाली भाषा में मन स्वीकारा कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति पर स्वतः ध्यान
चला जाता है, बिना चाहे ध्यान चला जाता है। अगला है मानसिक ऊर्जा, जिसको जीवंतरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या है, अपने सभी इंद्रियों को जीत लेता है, सभी इंद्रियों को बस में कर लेता है। बस में करने के बाद जो है कि क्या है, वो अपने मन को कंट्रोल करता है और एक आदर्श व्यक्तित्व का वो निर्माण करता है। तो आज की क्लास में हमने आपके एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर सेकंड, जिसका नाम है व्यक्तित्व के प्राचीन सिद्धांत, उसके अंतर्गत पूर्वी सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व का अभिधर्म सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा किया। आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।